हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटनाचक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 एडिशन को, जिसमें हमारा चैप्टर जो है वो रहेगा मौर्योत्तर काल। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट ही थी, आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दिया करिए, वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मौर्योत्तर काल टॉपिक को। इसके पहले जो हम मौर्य साम्राज्य टॉपिक था उसको कल कवर कर चुके थे पूरा टॉपिक। आज हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। रुद्रदामन जो था, रुद्रदामन 130 से 150 ईसा पूर्व में, ये जो है टाइम पीरियड इसको जरूर याद रखिए, ये जो है मैचिंग में बहुत पूछा जाता है। तो रुद्रदामन 130 से 150 ईसा ईस्वी का जो है, तो ये जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? जूनागढ़ अभिलेख जो है तो ये गुजरात में गिरनार पर्वत प्राप्त हुआ था। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में से जो है ये सर्वाधिक प्राचीन है। और इस अभिलेख में संस्कृत जो है ये काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर जो है सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य जो है तो ये सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है तो ये सुदर्शन झील है, तो इसके मतलब पुनर्निर्माण का विवरण है, इसको इसमें सुरक्षित रखा गया है। आगे बात करेंगे कुजुल कन्फ्यूशियस। कुजुल कन्फ्यूशियस लगभग जो कि 45 से 85 ईस्वी ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसने जो है केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे। कुजुल कन्फ्यूशियस जो था तो इसने केवल जो है ये तांबे के सिक्के जारी किए थे। उसके सिक्कों पर जो है धर्मदितस जो है ये धर्मथिदस तथा धर्मथित मतलब कि धर्म में स्थित उत्कीर्ण है। सर्वप्रथम विम कन्फ्यूशियस के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई थी। जो विम कन्फ्यूशियस था तो इसी के काल में भारत में जो है कुषाण सत्ता स्थापित हुई थी। और विम कन्फ्यूशियस ने ही स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। सोने और तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? तो ये विम कन्फ्यूशियस ने ही चलाए थे। आगे बात करेंगे, यहाँ पर चलाए थे जिसमें शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृति इसके सिक्कों पर मिलती है। इसके जो सिक्के इसने चलाए थे उसमें शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृतियां बनी हुई थी। इसने महेश्वर नामक उपाधि धारण की थी। कौन सी? महेश्वर की उपाधि धारण की थी। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो है तो ये इंडो ग्रीक, हिंद एवं राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय जो है तो ये मतलब कुषाण शासकों को ही जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। और कुषाण शासकों में जो विम कन्फ्यूशियस जो था तो इसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। कुषाण शासक ये भी थे कनिष्क, तो इनके सिक्कों पर जो है तो बुद्ध का अंकन मिलता है, मतलब कि बुद्ध की आकृति बनी हुई है। योद्धेयों का प्रमाण पुराण जो है तो ये अष्टाध्यायी तथा बृहत संहिता इत्यादि जो ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क की सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि जो है तो ये 81 ईस्वी थी, और यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण और जो है 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कनिष्क ने जो है अब तक मतलब कनिष्क के अब तक अभिलेखों में 4 शहरों के नामों का उल्लेख मिलता है। किसके? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा श्री चंपा का, इन 4 शहरों का उल्लेख मिलता है। ये जैन ग्रंथों के अनुसार बात करें तो विक्रमादित्य जो कि मतलब 57 ईस्वी पूर्व के उत्तराधिकारी जी को क्या है जो 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। और इस प्रकार इनकी प्रारंभिक तिथि जो है तो ये कितनी? 135 माइनस 57 जो कि मतलब 78 आती है। इसमें इस अधिकांश जो है इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। अधिकांश जो भी मतलब इतिहासकार हैं तो उन्होंने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। आगे बात करेंगे वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए जो है मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो कि विश्वव्यापी है। और वर्तमान में कितने उसमें 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ मतलब 57 ईस्वी ईसा पूर्व से, और तथा जो है 78 मतलब घटा देने पर शक संवत प्रारंभ जो है प्राप्त होता है। चैत्र भारतीय जो राष्ट्रीय पंचांग का है प्रथम माह होता है। और विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, जो कि कृत संवत और मालव संवत मतलब जिनको कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। किसको? शक संवत को अपनाया गया है। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष ये कनिष्क के राजकवि थे। और सौदरानंद, बुद्धचरित तथा
शारिपुत्र प्रकरण उनकी जो है ये प्रमुख रचनाएं हैं। ये सौदरानंद और बुद्धचरित जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष और कनिष्क के जो राजकवि थे, कनिष्क की मतलब रचनाएं हैं। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। किसने? वसुमित्र ने। आगे बात करेंगे अश्वघोष, नागार्जुन, पाशु तथा चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि जो थे तो ये शुंगकालीन विद्वान थे तथा इन्होंने ऐसे लोगों का शिष्य मतलब ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। इस वंश का महान शासक जो था वो कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में ये उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं कहा बिहार तक विस्तृत थी। आगे बात करेंगे यहाँ पर पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, और जो अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं, जिनसे क्या स्पष्ट होता है कि जो कुषाणों का व्यापार था तो ये पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। जो ये कुषाण थे तो इनका व्यापार जो था तो ये पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर से मतलब जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि मतलब क्या था, पहली बार सर्वप्रथम अगर जो है वो ब्रिटिशों के पास ही मतलब क्या थी, सशक्त नौसेना थी, इसीलिए जो है इनका कहीं पर यहाँ पर उल्लेख नहीं मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, वो थी गांधार शैली और मथुरा शैली। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली थी गांधार शैली, और इस कला शैली के जो है प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इसके जो संरक्षक थे तो वो शक एवं कुषाण दोनों थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध जो है होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक या ग्रीक को रोमन भी कहा जाता था। आगे बात करेंगे गांधार कला में जो था तो ये गांधार कला में सदियों हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का मतलब ये प्रयोग मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। ये जो हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए इसमें किया जाता था। अफगानिस्तान का बामियान ये पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, और अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया था। ये जो बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध की प्रतिमाएं थी तो अफगानिस्तान में बनाई गई थी। इनको क्या था, तालिबान जब शासन कर लिया तालिबान ने यहाँ पर अफगानिस्तान पे, तो इन्होंने क्या किया था, इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया था। कुषाण काल प्रथम जो है सदी में क्या है, बाल विवाह की प्रथा यहाँ पर प्रारंभ हुई थी, और स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने क्या है जो उसे यहाँ पर उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया था। आगे बात करेंगे यहाँ पर भारत में बाह्य आक्रमकों के जो है काल का सही अरेंजमेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं। मतलब अरेंजमेंट जो इनके हैं ये मतलब जो भी बाहरी आक्रमणकारी थे भारत में, तो इनके अरेंजमेंट बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यूनानी आए थे कब, 326 ईसा पूर्व में, मतलब सिकंदर जो कि मतलब महान शासक कहलाया है, और शक जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे, कुषाण जो कि पहली शताब्दी ईस्वी में आए थे। आगे बात करेंगे यहाँ पर ईरानी शासक डेरियस प्रथम, ये 522 से लेकर 486 ईसा पूर्व ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, और हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की और इसका विस्तार जो है ये राजपुताना के रेगिस्तान तक था। कहाँ तक? राजपुताना के रेगिस्तान तक। मिनांडर तथा उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले थे, और स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ये स्ट्रेटो द्वितीय था तो इसने ये शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद एवं शासक जो था तो इसका मतलब शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। यहाँ ये ईसा पूर्व और मतलब ईस्वी में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक जो है बृहदरथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी, और पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया था, और महर्षि पाणिनि जो थे इन्होंने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया था। अयोध्या के लेख से जो है ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। बाकी जो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, और शुंग वंश का नवा शासक भागवत तथा भागभद्र था। इसके शासनकाल में तक्षशिला के एवं नरेश एंटियाल कीडस का राजदूत हेलियोडोरस जो था,
हेलियोडोरस जो था तो उसके विदिशा राज दरबार में उपस्थित हुआ और हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा वेशनगर में मतलब गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। और जो शुंग वंश का अंतिम राजा था कौन था, ये देवभूति, मतलब शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति या देवभूमि, जो कि मतलब इसे देवभूति या देवभूमि दोनों नाम थे। इसने अपनी अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा इसको जो है क्या, इसको मार डाला गया। आपने मतलब ये अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों है तो इसको मार डाला गया। और वासुदेव ने जो है तो जिस नवीन राजवंश की स्थापना की उसे कण्वायन नाम से कहा। ये इसने मतलब वासुदेव ने अपने एक नए वंश की स्थापना की, उसे कण्व या कण्वायन मतलब वंश कहा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली थे तो वो राज्य थे तो वो कौन थे, सातवाहनों का मतलब शासन था। मौर्यों के बाद जो भी मतलब मौर्यों के बाद ये दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली यदि कोई शासक थे तो वो सातवाहन थे। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, शिमुक या शिप्रक दिया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। इस कण्व वंश के राजा थे सुशर्मा, उनका वध करके उनको मारकर अपना शासन स्थापित किया था। पुराणों में कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची किसमें, मत्स्य पुराण में मतलब 30 राजाओं की मिलती है। आगे बात करेंगे सातवाहनों की वास्तविक राजधानी जो प्रतिष्ठानपुर या पैठन में अवस्थित थी। और पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत्य या आंध्र जातीय कहा जाता था। उनकी जो आरंभिक राजधानी है अमरावती मानी जाती थी। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी शातकर्णी जो प्रथम सातवाहन वंश का शातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। और इसके शासन के बारे में हमें जो है नागनिका के नाना घाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आगे बात करेंगे सातवाहन शासक जो था, यह सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी ने कहा कि उसने विभिन्न जो है मतलब ये विच्छिन्न होते चतुर्वर्ण मतलब 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर गौतमी पुत्र शातकर्णी की। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी को उसकी माँ गौतमी बलश्रीन के नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय कहा गया है। और खतीय दप मनमदा अर्थात ये क्षत्रियों के द्रप का मर्दन करने वाला इसको कहा गया है। वशिष्ठ पुत्र जो पुलमावी थे, वशिष्ठ पुत्र थे पुलमावी को दक्षिणा पथेश्वर कहा जाता था। और 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र उसके कुछ सिक्कों पर भी बना था। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा जो था तो वो यज्ञश्री शातकर्णी था। आगे बात करेंगे यहाँ पर कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक था महामेघवाहन। और कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में था। और उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक जो है क्या है उसका एक बिना मतलब तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ था, मतलब उस पर तिथि नहीं थी। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का इसमें क्रमबद्ध विवरण दिया था। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत था। और इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों जिसमें चोल, चेर एवं पांडवों को पराजित किया था। पांडव शासक से उसने जो है गधे से हल चलवाया था, ऐसा वहां से जो है प्राप्त हुआ था कि जो पांडव शासक था उसने गधे से हल चलवाया था। और इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। आगे बात करेंगे यहाँ पर पूर्वी रोमन शासक था जस्टिनियन को सर्वाधिक जो है प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। और जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए ये उत्तरदायी था। मतलब उत्तरदायी था कौन, ये जो था जस्टिनियन रोमन, ये कानून के मतलब संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। या मतलब संपूर्ण संशोधन कर सकता था, इसके लिए संपूर्ण उत्तरदायी था। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है निम्नलिखित में से किस हिंद एवं शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो वो किए थे किसने, स्ट्रेटो द्वितीय ने। 10 ईस्वी तक मतलब 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक इसका शासन माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्के पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित थे। तो ये अंकित थे किसके सिक्कों पर, अगाथोक्लिस के। आगे बात करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था।
तो ये जो मिलिंद था तो ये तीनों के समसामयिक नहीं था। देखते हैं नेक्स्ट, जिसको अगर भी मतलब ये सभी क्वेश्चन की एक्सप्लेन भी डिटेल में फिर से पढ़नी है तो जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर जो है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है आपको वीडियो के साथ में ही इसकी जो है PDF दे दी जाती है, तो आप वहाँ पर जो है क्वेश्चन के साथ में इसकी एक्सप्लेन एक बार फिर से जो है पढ़ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? किसकी बात हो रही है? काव्य शैली की। तो ये मिलता है किसके? अशोक की। मतलब काव्य शैली के जो है प्राचीनतम नमूना मिलता है ये कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। आगे बात करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ये वर्णित हैं कहाँ पर? जूनागढ़ में, जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो ये करवाया था किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट है, कादरमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो ये किए थे किसके? ताम्र के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूचियां दी हैं, एक तरफ जो है यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं, एक तरफ जो है शासक दिए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित वंश दिए हैं। तो देखते हैं मतलब कौन से शासक कौन से वंश से संबंधित था। जो है डिमेट्रियस जो था तो ये हिंद यूनानी था। रुद्रदामन था तो ये शक था। गोंडो फर्नीस था तो ये पहलो था। और बिम जो था, बिम कन्फ्यूशियस, तो ये कुषाण शासक था। देखेंगे नेक्स्ट, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। तो ये जारी किए थे किसने? कुषाणों ने, कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे। हिंद एवं राजाओं ने मतलब करवाया था इनका प्रचलन जो है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो ये चलाए थे किसने? कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन था? जो ये बुद्ध है, बुद्ध का मतलब किसके सिक्कों पर अंकन था? बुद्ध की मतलब आकृतियां बनी हुई थी तो ये कनिष्क के सिक्कों पर। बुद्ध की आकृतियां जो कनिष्क में मतलब सिक्के चलाए थे उस पर बनी हुई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये किसको? कन्फ्यूशियस को। कहीं कहीं पर जो है फिशेस मिलता है, कहीं कहीं पर लिखा फिशेस भी लिखा मिलेगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो किया था किसने? विम कन्फ्यूशियस ने। नेक्स्ट है, इनमें से किसी सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये किया था किसने? विम कन्फ्यूशियस ने। देखते हैं नेक्स्ट, योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो ये मिलता है कार्तिकीय देवता का। योधेय जो सिक्के हैं इन पर कार्तिकीय देवता का अंकन मिलता है। देखेंगे नेक्स्ट, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ये कितनी है? 81 ईस्वी, मतलब 81 ईस्वी में। देखेंगे नेक्स्ट, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था कब? 78 AD में। नेक्स्ट, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था कब? 78 ईस्वी में, शक संवत। नेक्स्ट है, विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर पाया जाता है? तो ये कितने? 135 वर्षों का अंतर पाया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जो है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? तो ये तदनुरूप है किसके? 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 22 मार्च या 21 मार्च के। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये विक्रम संवत जो है प्रारंभ हुआ था कब से? 57 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ये मतलब क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है इसलिए पूछा गया है, लेकिन शक संवत का वर्ष था तो यह था कौन सा? 1931। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार जो है अपना उत्तर दें।
तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कनिष्क के समकालीन मतलब जो भी राजा थे उनकी बात हो रही है। तो कनिष्क के समकालीन थे कौन? अश्वघोष और वसुमित्र थे। बाकी ये कालिदास और कंबन जो है ये उनके कनिष्क के समकालीन नहीं थे। देखते हैं नेक्स्ट। अश्वघोष जो है किसका समकालीन था? अश्वघोष समकालीन था कनिष्क का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं थे? ये पतंजलि नहीं संबंधित थे, बाकी अश्वघोष, नागार्जुन, चरक ये सभी कनिष्क के दरबार से ही संबंधित थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था कौन? विशाखदत्त। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के जो है अब तक अभिलेखों में नहीं है? किसका है? श्रावस्ती का। ये जो मतलब ये रब तक अभिलेख कनिष्क के रब तक अभिलेखों में नहीं है, तो ये किसका? श्रावस्ती का। देखते हैं नेक्स्ट। इसके अभिलेखों में मतलब 4 नाम उल्लेखित हैं जो शाकित, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा श्रीचंपा, और श्रावस्ती का इसमें कहीं उल्लेख नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये की थी किसने? चरक और जीवक दोनों ने। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ये मिलती है कहाँ से? अयोध्या लेख से। नेक्स्ट जो है शुंग के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? जो शुंगों के पूर्वज थे तो ये मूलतः कहाँ से थे? ये थे उज्जैन से। मूलतः जो ये उज्जैन के निवासी थे। नेक्स्ट है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो ये राज किया था किसने? कण्व या कण्व वंश ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो ये दक्षिण भारत में जो मौर्यों के साथ सबसे प्रभावशाली राज्य था तो वो था सातवाहन राजवंश। नेक्स्ट है और पुराणों के अनुसार जो इस वंश के संस्थापक का नाम क्या था? सिंधुक, शिमुक या शिप्रक। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमुक निम्न वंशों में किससे किसका संस्थापक था? तो ये था किसका? सातवाहन वंश का। नेक्स्ट है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ये हराया था किसने? जो है ये हराया था पांचाऊ ने। पांचाऊ चीनी जनरल था, इसने कनिष्क को हराया था। देखेंगे नेक्स्ट है निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो ये भारत के बाहर तक फैली थी मौर्य वंश की और कुषाण वंश की सीमाएं। नेक्स्ट है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? ये हुई थी किसमें? कुषाण काल में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक जो है किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे कहाँ से? बैराट से। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित? तो हड़प्पा से ये चित्रित धूसर मृत भांड, ये भी सही सुमेलित नहीं। कुषाण से ये गांधार शैली, यही वाला सही सुमेलित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी ये अजंता चित्रकारी न मुगल से संबंधित है ना, ये मराठा पहाड़ी चित्रकला मतलब चित्रशैली से संबंधित है। नेक्स्ट है कला की गांधार शैली निम्न समय में फूली फली थी? ये फूली फली थी जो गांधार शैली थी ये कुषाणों के समय में। नेक्स्ट है शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? ये कितना था? 1:35 था। 1:35 था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर भी जो है मतलब क्या है, 2 सूचियां दी हुई हैं। इसमें बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो कुषाण जो थे तो ये स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के चलाए थे। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत सिक्के चलाए थे। बाकी सातवाहनों ने स्वर्ण वाले सिक्के नहीं चलाए थे। बाकी कलचुरी ने स्वर्ण, रजत एवं जो है ताम्र सिक्के चलाए थे। देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने कौन से सिक्के चलवाए थे। तो कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए थे। कि सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी तथा शीशे के सिक्के चलवाए थे। जो ये सातवाहन थे तो उन्होंने चांदी, तांबा तथा शीशे के सिक्के जारी किए थे, ना कि सोने की। नेक्स्ट 2 सूचियां दी हुई हैं, देखती हैं।
जो है गांधार कला ये कुषाण से संबंधित थी। जूनागढ़ शिलालेख तो ये रुद्रदामन से संबंधित था। मिलिंद पन्हु ये मीनांडर से संबंधित था। तख्त शिलालेख ये पतिक से संबंधित था। नेक्स्ट है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान का बामियान जो है ये प्रसिद्ध था किसके लिए? तो ये यहाँ पर जो है बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। और मतलब जो फिर तालिबान शासक हुए उन्होंने बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया था। नेक्स्ट है जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? गांधार शैली। देखते हैं नेक्स्ट है गांधार कला शैली का एक संश्लेषण है। ये संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान विशिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो ये होता था किसमें? गांधार मूर्ति कला में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? सही अरेंजमेंट है यूनानी, शक और कुषाण। सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। ये यूनानी जो थे 326 ईसा पूर्व में, शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में और कुषाण ये पहली शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वो था कौन? डेरियस प्रथम था। नेक्स्ट है निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, तो ये था सातवाहन राजवंश। नेक्स्ट है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? तो ये मिलती है किससे? ये मत्स्य पुराण से मिलती है, ना कि विष्णु पुराण से, मत्स्य पुराण से मिलती है। देखेंगे नेक्स्ट, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, ये अवस्थित थी कहाँ पर? अमरावती में अवस्थित थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? ये था प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जो है किसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? एक का ब्राह्मण शब्द ये प्रयुक्त हुआ था किसके लिए? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर एक तरफ जो है वंश दिए हैं, एक तरफ जो उनकी राजधानियां दी हैं, बतानी है कौन सी मतलब राजधानी किसकी थी। देखते हैं यहाँ पर ये जो शुंग वंश की थी तो ये पाटलिपुत्र थी, सातवाहन की पैठन थी, कदम्ब की बनवासी थी और चंदेल की राजधानी जो है चंदेलों की राजधानी कौन थी? महोबा थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले सातवाहन, फिर वाकाटक, फिर चालुक्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है अभिकथन ये है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। कारण सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये सही इसकी एक्सप्लेन भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल करेक्ट है। ये सातवाहन नरेश जो थे तो ये प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं के मतलब पोषक थे। दूसरा स्टेटमेंट है सातवाहन काल में जो है कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था, बिल्कुल ये मिला था, कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला स्टेटमेंट है सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। तो ये मतलब इसका आंसर हम करेक्ट तभी कर सकते हैं जबकि हमें इनका सही जो है अरेंजमेंट मतलब सही हमें डेट वाइज से सब पता हो। तो सातवाहन वंश की शक्ति जो है क्षीण हो गई थी, उसके बाद वाकाटक वंश था, इसने अपना राज्य स्थापित किया था, बिल्कुल करेक्ट है। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रोरसेन प्रथम था, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड है विंध्य शक्ति प्रोरसेन का पुत्र था, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य के स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो ये मिलती हैं किसमें? अमरावती में। अमरावती में स्तूप जो है तो इसमें आर्य के स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। देखेंगे
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, भीतरी जो है ये पुलकेशन द्वितीय से नहीं संबंधित है, बाकी गिरनार या रुद्रदामन प्रथम से। देख लेती हैं भीतरी किससे संबंधित है। भीतरी का संबंध है, जो भीतरी स्तंभ लेख है इसका संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है। पुलकेशन द्वितीय जो है तो ये किससे, ऐहोल अभिलेख से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? ये श्री पर्वतीय कहा गया है इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे इनको पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कथन कह रहा है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। बिल्कुल करेक्ट है। हमने ये जब जैसे ही हमने स्टार्ट किया था तो शुरू में इन लाइनों को हमने पढ़ा था कि कुषाण जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापार करते थे। उनकी सुसेना जो है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये वाली बात यहाँ पर बिल्कुल गलत कह दी गई। उनके पास जो है सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की नहीं थी। उनके पास मतलब उनकी नौसेना थी तो वो बिल्कुल भी सुसंगठित नहीं थी। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो ये कहाँ से, हाथी गुम्फा लेख के साथ में राजा खारवेल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो जैन धर्म का जो है संरक्षक था कौन, खारवेल। खारवेल जो था तो वो जैन धर्म का संरक्षक था। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो कलिंग नरेश का संबंध था किससे, चेदी वंश से। देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये भारी झुकाव था किसका, खारवेल का। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश जो है खारवेल थे तो इनका संबंध जो है किससे था, देख लेते हैं एक्सप्लेन में। यहाँ पर कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। इस वंश का नाम है जो महामेघवाहन वंश भी पड़ा, और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, खारवेल हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये है किसकी, खारवेल की, हाथी गुम्फा अभिलेख। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी और खांडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो उदयगिरी और खांडगिरी जो है गुफाएं, इनके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। हम देखते हैं। पहला है, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 तथा खांडगिरी में 15 गुफाएं हैं। बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, खांडगिरी गुफाएं जो है तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो हाथी गुम्फा शिलालेख है इसके लिए प्रसिद्ध है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखेंगे यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं थोड़ा। जो है उदयगिरी और मतलब ये जो उदयगिरी की गुफाओं में चेदी वंश की शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त होता है। और जो खांडगिरी मतलब उदयगिरी की पहाड़ियां हैं जिन्हें कुमारगिरी और कुमारी गिरी के नाम से जाना जाता है, ये अपनी रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, रॉक कट गुफाओं के लिए, ना कि जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाथी गुम्फा जो है शिलालेख इसके लिए प्रसिद्ध है। देखेंगे नेक्स्ट जो है यहाँ पर है, नेक्स्ट है पूर्वी रोमन शासक है जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में रहा है? तो ये रहा है किसमें, विधि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी थी? ये एक ग्रंथ है। यह जो है रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसको लगभग जो है 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। अलेक्जेंड्रिया का एक मतलब नाविक था, उसका कोई मतलब यहाँ पर नाम का उल्लेख नहीं है किया, उसने ही इसको लिखा था। और इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का इसमें उल्लेख किया था कि इसमें पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और वीडियो को जो है
लाइक किए हुए बगैर मत जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।